साल 1945 मॉस्को के रेड स्क्वायर पर क्रेमलिन पैलेस के सामने सोवियत लीडर और रशियन सोल्जर्स यूरोप विक्ट्री डे का जश्न मना रहे हैं। चारों तरफ खुशनुमा माहौल है। सोल्जर्स परेड करते हुए पैलेस की बालकनी में खड़े उस नेता की ओर सलाम कर रहे हैं जिसकी लीडरशिप में ये मुमकिन हो सका है। सभी सोल्जर्स रोमन एम्पायर के कस्टम के अकॉर्डिंग नाज़ी जर्मनी के फ्लैग को नीचे उस नेता के कदमों में फेंकते हुए आगे बढ़ते हैं। बालकनी में खड़ा वो नेता था जिसका नाम एक समय में अडोल्फ हिटलर से पहले लिया जाता था और जिसने अपने देश को इतना ताकतवर बनाया कि अडोल्फ हिटलर जैसे क्रूर तानाशाह की जर्मन सेना को भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान घुटने टेकने पड़े। आप सोच रहे होंगे कि कौन था वो लीडर जिसने अडोल्फ हिटलर को हराया और जिसकी महिमा यूएसएसआर में अपने शिखर पर थी। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, वो था जोसेफ स्टालिन, रूस का एक ऐसा शासक जिसने इस देश को इतना ताकतवर बनाया जिसके गवाह आज भी इतिहास के वो पन्ने देते हैं जहां इसने अपने देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा। अगर ऐसा कहा जाए कि रूस को एक शक्तिशाली देश बनाने के पीछे जिस व्यक्ति का नाम सबसे पहले सामने आता है तो वो स्टालिन है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि स्टालिन दुनिया का सबसे ताकतवर नेता तो बन गया, लेकिन दूसरे तानाशाहों की तरह ये भी पावर को बचा ना सका। बाकी तानाशाहों की तरह स्टालिन ने अपने शासनकाल में लोगों पर खूब अत्याचार किया। स्टालिन की बनाई गई नीतियां और फरमानों की वजह से लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए, लेकिन इसके बावजूद 1945 और 1948 में उसे नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। ये बात जितनी उलझी हुई है उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस थी स्टालिन की लाइफ और मौत। दोस्तों, हमारी द डिक्टेटर सीरीज की ये अगली कड़ी है जिसमें हम बात करेंगे जोसेफ स्टालिन की और जानेंगे कि कैसे एक मामूली से परिवार से होने के बावजूद वो तानाशाह बना। उसकी ऐसी कौन सी नीतियां थी जिसकी वजह से लाखों लोगों की जाने गई और कैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान हिटलर को हराने में उसने अहम भूमिका निभाई। और आखिर में हम जानेंगे कि कैसे उसकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको एंड तक जरूर बने रहना चाहिए। स्टालिन अर्ली लाइफ। दोस्तों, स्टालिन की अर्ली लाइफ की बात करें तो 18 दिसंबर 1878 में जॉर्जियन टाउन के गोरी नाम की जगह पर जोसेफ स्टालिन का जन्म हुआ। स्टालिन के बचपन का नाम जोसेफ विसारियोनोविच जुगासविली था। उसके जन्म के दौरान जॉर्जिया रूस के शासक सार निकोलस के साम्राज्य का हिस्सा था। स्टालिन के पिता का नाम बेसारियन जुगासविली था और वो एक शूमेकर थे। वहीं उनकी माता केके गेलाद्जे एक धार्मिक महिला थी। वैसे तो स्टालिन की माँ स्टालिन से बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन स्टालिन के पिता शराबी थे और अक्सर शराब के नशे में स्टालिन और उनकी माँ के साथ मारपीट किया करते थे। स्टालिन की माँ इस बात से काफी दुखी रहती थी और वो चाहती थी कि स्टालिन बड़ा होकर एक पादरी बने। इसीलिए स्टालिन की माँ एक दिन अपने बच्चे को लेकर घर से भाग गई और तिब्लिसी सिटी में एक चर्च स्कूल में स्टालिन का एडमिशन कराया। स्टालिन बाकी बच्चों से काफी अलग था। बचपन में चेचक की बीमारी के कारण उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे उसे स्कूल में बुली किया करते थे। हालांकि स्टालिन को सैल होने के बावजूद भी पढ़ने में काफी तेज था। स्टालिन ने 1888 से 1894 तक पढ़ाई की, जिसके बाद उसने पादरी बनने के लिए टिफिल्स थियोलॉजिकल सेमिनरी में दाखिला लिया। लेकिन स्टालिन की धर्म में किसी प्रकार की रुचि नहीं थी, इसीलिए वहां रहते हुए उसने चोरी छिपे जर्मन सोशल फिलोसोफर और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऑथर कार्ल मार्क्स और दूसरे लेफ्ट विंग रेवोल्यूशनरी थिंकर्स को पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे उसकी राजशाही के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन में रुचि बढ़ गई और यहीं से वो कम्युनिज्म की तरफ अट्रैक्ट होता चला गया और बाद में उसने खुद को नास्तिक घोषित कर दिया। अप्रैल 1899 में एग्जाम ना देने की वजह से स्टालिन टिफलिस थियोलॉजिकल सेमिनरी चर्च से निकाल दिया गया, लेकिन वो कभी घर नहीं गया। स्टालिन 19 की उम्र में मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया और 1899 से स्टालिन पूरी तरह रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में शामिल हो गया। दरअसल उस दौरान जार निकोलस II का शासन था और वो एक ऑटोक्रेटिक रूलर था। उसके शासनकाल में पॉलिटिकल राइट्स दूर की कौड़ी थे और आज़ादी की बात तो मत ही करिए। लोगों में पॉलिटिकल डिसकंटेंट और डिससैटिस्फैक्शन की भावना फैली हुई थी और इसके साथ ही रूस आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। एग्रीकल्चरल सेक्टर में पिछड़ापन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की धीमी गति किसानों और वर्कर्स में गरीबी और इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रही थी। लोग परेशान थे और जार निकोलस II लोगों की परेशानियों को दूर करने में असमर्थ था, जिसकी वजह से लोगों में उसके खिलाफ प्रदर्शन बढ़ रहा था। और इन प्रदर्शनों में 1899 से लेकर 1901 तक स्टालिन भी रशियन एम्पायर के खिलाफ काम करता रहा। उसने भाषण दिए और मजदूरों को इकट्ठा किया। कई बार वो अरेस्ट होने से बचा। लेफ्टिस्ट और रेवोल्यूशनरी के साथ मिलकर रशियन एम्पायर को खत्म करना ही स्टालिन के जीवन का लक्ष्य बन गया और यहीं से शुरू हुई स्टालिन के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत। आइए अब उसे ही जानते हैं। स्टालिन्स पॉलिटिकल करियर बिगिंस।
दोस्तों 1900 के दशक में स्टालिन यूएसएसआर के रेवोल्यूशन पॉलिटिकल एक्टिविज्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा। वो श्रमिक प्रदर्शनों और हड़तालों में भाग लेने लगा और उसने एक काल्पनिक जॉर्जियाई डाकू हीरो के नाम पर कोबा नाम अपनाया और व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाली मार्क्सवादी सामाजिक लोकतांत्रिक आंदोलन के उग्रवादी विंग में शामिल हो गया। 1901 में उसने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की, जिसका मकसद जार निकोलस को काट फेंकना था। 1902 में पार्टी ने स्टालिन को बाटूमी भेजा, जहां उसने मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया। हड़ताल को रोकने के लिए पुलिस ने मजदूरों के साथ बर्बरता की और उसे बातूमी मैसेकर कहा गया। इस दौरान तक कम्युनिस्ट सोसाइटी से लेकर रूस तक में स्टालिन के नाम का डंका बज गया था और उसके बाद स्टालिन कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा, जिसमें बैंक की डकैती भी शामिल थी। इसीलिए 1903 में उसे 3 सालों के लिए साइबेरियाई जेल भी जाना पड़ा, लेकिन हर बार वो वहां से भाग खड़ा होता। इसी दौरान उसके पॉलिटिकल करियर में बड़ा बदलाव आया, जब जेल के दौरान 1903 में ही रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद 2 नई पॉलिटिकल पार्टीज बनी, मेंशेविक्स जिसे रशिया की ही बड़ी पर्सनैलिटी मार्टोव लीड कर रहे थे और दूसरी बोल्शेविक्स जिसे लेनिन लीड कर रहे थे। क्योंकि स्टालिन लेनिन और उसके विचारों से पहले से ही प्रभावित था, इसीलिए उसने बोल्शेविक्स को ज्वाइन किया। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने स्टालिन को ज्यादा खूंखार बना दिया। दरअसल शासक जार निकोलस की कई नीतियों के खिलाफ मजदूरों में गुस्सा था, जिसके चलते मजदूर सेंट पीटरबर्ग में 22 जनवरी 1905 को अपने मेहनताने और कम घंटों जैसे मुद्दे पर शांति मार्च निकालते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। मजदूरों का काफिला जार से मिलने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के विंटर पैलेस की तरफ बढ़ रहा था और वे अपनी मांगों को लेकर जार निकोलस से मिलना चाहते थे। लेकिन जार के पास पहुंचने से पहले ही उसके क्रूर सैनिकों ने निहत्थे मजदूरों पर गोलियां बरसा दी और इस घटना में 500 से ज्यादा लोग मारे गए। हजारों आंदोलनकारियों को यहाँ पीटा गया और इस दिन को इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। इस नरसंहार ने लोगों के मन में जार निकोलस को उखाड़ फेंक देने की इच्छा को प्रज्वलित किया और नरसंहार के जवाब में देश में कई हड़तालें हुई। इसके बाद ही स्टालिन ने सभी लेफ्टिस्ट को बुलाकर रेड बैटल स्क्वाड्स नाम से संगठन बनाया और इस स्क्वाड का काम था जो लोकल पुलिस थी उनका खात्मा करना और उनके हथियारों की चोरी करना। उसने पार्टी के लिए काफी फंड इकट्ठा किया और इस वजह से वो पार्टी में और अधिक फेमस हो गया। हालांकि ये फंड उसने गलत तरीकों जैसे चोरी, डकैती और बदमाशी से इकट्ठा किया था और इसके बाद पार्टी ने 1905 में स्टालिन को जॉर्जियन बोल्शेविक से फिनलैंड में होने वाले बोल्शेविक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए भेजा और इसी कॉन्फ्रेंस में पहली बार स्टालिन लेनिन से मिला। 1906 में स्टालिन ने केटो स्वानिड्स नाम की एक महिला से शादी की, लेकिन उसके अगले ही साल 22 नवंबर 1907 को उसकी पहली पत्नी केटो की डेथ हो गई। स्टालिन को इससे बहुत बड़ा झटका लगा और कहा जाता है कि स्टालिन ने अपनी पत्नी की मौत पर कहा था कि इस महिला ने मेरे दिल में इंसानियत को जगाया था, लेकिन अब से मेरे दिल में इसकी मौत के साथ ही ह्यूमैनिटी की भी मौत हो गई है। खैर, इसके बाद वो पूरी तरीके से राजनीति में उतर गया और साल 1912 में स्टालिन के पॉलिटिकल करियर को एक बड़ा ब्रेक मिला। इस दौरान लेनिन स्विट्जरलैंड में निर्वासन में था और लेनिन ने स्टालिन को बोल्शेविक पार्टी की फर्स्ट सेंट्रल कमेटी और न्यूज़पेपर प्रावदा का चेयरमैन नियुक्त किया। जब स्टालिन को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली तो वो पार्टी और लेनिन के लिए ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करने लगा। इस वजह से कुछ ही समय में स्टालिन लेनिन और पार्टी की नज़र में सबसे पसंदीदा लोगों में हो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे फिर से जेल हो गई और इस बार उसे साइबेरियाई रिमोट एरिया की जेल में रखा गया, जिसके बाद वो अपनी सज़ा को पूरा करके 1917 में जेल से बाहर आया और जेल से बाहर आते ही स्टालिन सबसे पहले लेनिन से मिला। वो लेनिन के साथ मिलकर जार निकोलस II की सत्ता को उखाड़ फेंकने की प्लानिंग करने लगा और 10 अक्टूबर 1917 को व्लादिमीर लेनिन ने बोल्शेविक पार्टी के नेताओं से कहा कि अब सशस्त्र क्रांति का समय आ गया है, जिसके बाद बोल्शेविक सैनिकों ने 25 अक्टूबर 1917 की सुबह सुबह बिजली घर, बैंक, रेलवे स्टेशन, डाकघर और पुलों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग और रूस में सरकारी सभी जगहों पर कब्जा कर लिया और जल्द ही लेनिन के बोल्शेविकों की पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और इसी तरह जार निकोलस II के शासन को उखाड़ फेंकते हुए जार को उसकी पत्नी और 5 बच्चों के समेत फांसी दे दी गई। लेकिन दोस्तों, ये सब हुआ ही था कि क्रांति के बाद रूस में सिविल वॉर छिड़ गई और ये रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी के बीच थी। रेड आर्मी कम्युनिज्म की सपोर्टर थी तो वहीं व्हाइट आर्मी कैपिटलिज्म और मोनार्की की सपोर्टर थी। हालांकि साल 1920 में कम्युनिस्ट की जीत हुई और इसके बाद 1922 में सोवियत संघ यानी यूएसएसआर की स्थापना हुई, जिसके पहले नेता लेनिन बने, यानी लेनिन दुनिया के पहले कम्युनिस्ट स्टेट यूएसएसआर के फाउंडिंग फादर बने। दोस्तों, रूसी क्रांति और यूएसएसआर के गठन में
स्टालिन ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके बाद पार्टी में उसका ओहदा और बढ़ गया। अब वो उस पार्टी का खास मेंबर बन गया जो यूएसएसआर को चला रही थी। और दोस्तों, ऐसे ही साल 1922 में उसकी जिंदगी में एक ऐसा नया मोड़ आता है जो उसे कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति का महासचिव बना दिया जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी भूमिका थी जिसने उसे अपने सहयोगियों को सरकारी नौकरियों में नियुक्त करने और राजनीतिक समर्थन का आधार बढ़ाने में सक्षम बना दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद यूएसएसआर में एक बड़ी घटना होती है। साल 1924 में सीरियस मेडिकल इश्यूज की वजह से लेनिन की मृत्यु हो जाती है और इस दौरान पार्टी में ये चर्चा होने लगती है कि लेनिन के बाद अब उनका अगला लीडर कौन होगा। इसे लेकर दो लोगों के बीच मनमुटाव की शुरुआत होती है, जिसमें से एक लियोन ट्रॉट्स्की होते हैं और दूसरा होता है स्टालिन। वैसे दोस्तों, ये दोनों शुरू से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते और ये मनमुटाव इस दौरान साफ दिखाई देने लगा। लियोन ट्रॉट्स्की को हराने के लिए स्टालिन ने सोशलिज्म इन वन कंट्री का नारा दिया गया, जिसमें स्टालिन जहां कम्युनिज्म को सोवियत यूनियन में मजबूत करना चाहता था, वहीं लियोन ट्रॉट्स्की कम्युनिज्म को दुनिया भर में फैलाना चाहते थे। वो इंटरनेशनल कम्युनिज्म की बात करते थे। हालांकि स्टालिन ने लियोन ट्रॉट्स्की को पछाड़ते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण के लिए सत्ता संघर्ष जीत लिया और गद्दी हासिल कर ली। दोस्तों, बता दें कि स्टालिन के बढ़ते स्टारडम को लेकर लेनिन भी चिंता थे और वो कभी भी स्टालिन को इस पद पर नहीं देखना चाहते थे। वहीं भले ही लेनिन के लियोन ट्रॉट्स्की के साथ वैचारिक मतभेद थे, लेकिन वो इस पद के लिए लियोन ट्रॉट्स्की को उचित मानते थे, स्टालिन को नहीं। देखा जाए तो स्टालिन और लियोन ट्रॉट्स्की दोनों ही पार्टी के मजबूत पिलर थे। अगर स्टालिन पार्टी के मसल थे तो लियोन ट्रॉट्स्की उसकी इंटेलेक्ट। लेकिन स्टालिन ने गद्दी के इस गेम में पावर का इस्तेमाल किया और लियोन ट्रॉट्स्की को देश से बाहर निकाल दिया। बाद में खबर आई कि 1940 में मेक्सिको में उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। खैर, 1920 के दशक के अंत तक स्टालिन सोवियत संघ का तानाशाह बन जाता है और आइए अब जानते हैं कि कैसे उसने अपनी तानाशाही की शुरुआत की। सोवियत यूनियन अंडर स्टालिन। दोस्तों, यूएसएसआर को इकोनॉमिक महाशक्ति में बदलने के उद्देश्य से स्टालिन ने 1 अक्टूबर 1928 को यूएसएसआर का पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। उसकी विकास योजना अर्थव्यवस्था के सरकारी नियंत्रण पर केंद्रित थी और भले ही इस प्लान से सरकार को काफी फायदा हुआ, लेकिन शुरू से ही स्टालिन को इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए भारी मात्रा में फूड आइटम्स की जरूरत थी। इसके लिए उसने एग्रीकल्चर सेक्टर का कलेक्टिवाइजेशन शुरू किया, जिसके चलते उसने फार्मर्स के छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स को कलेक्टिवाइज करके मैसिव स्टेट फार्म्स में कन्वर्ट किया। यानी किसानों की सारी जमीन पर अब सरकार का नियंत्रण हो गया। लाखों किसानों ने स्टालिन के इस ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया और प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। लेकिन इसे कुचलने के लिए स्टालिन ने सजा के तौर पर लगभग 30 लाख किसानों को गोलियों से मरवा दिया। इसके अलावा स्टालिन प्रोडक्शन का 90% हिस्सा रूलिंग एलिट्स को देने लगा और सिर्फ 10% से ही किसान अपना जीवन यापन कर रहे थे। चारों तरफ भुखमरी का आतंक फैला हुआ था और सोवियत यूनियन के किसानों पर दोहरी मार तब पड़ी जब जबरन कलेक्टिवाइजेशन के कारण पूरे सोवियत यूनियन में व्यापक अकाल पड़ा। 1930 से लेकर 1933 तक चले फैमिन ने सोवियत यूनियन के हजारों किसानों को भूख से मार डाला और इतिहासकारों के अनुसार इस फैमिन में लगभग 60 लाख किसान मारे गए। स्टालिन ने आतंक के बल पर शासन किया, वो भी एक अधिनायकवादी पकड़ के साथ, ताकि जो कोई भी उसका विरोध करता था उसे खत्म किया जा सके। उसने सीक्रेट पुलिस की पावर बढ़ाई, नागरिकों को एक दूसरे पर जासूसी करने के लिए प्रोत्साहित किया और लाखों लोगों को मरवा दिया या जबरन श्रम शिविरों में गुलाग की प्रणाली में भेज दिया। बता दें कि गुलाग प्रणाली फोर्स्ड लेबर कैंप्स थे जहां विरोधी लेबर्स को जबरन भेजा जाता था। इसके बाद एक समय पर स्टालिन पर पावर जाने का डर सताने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसकी सत्ता जा सकती है और इसके लिए उसने 1930 के दशक में आखिरी ग्रेट पर्ज नाम से एक एक्ट लाया और इस एक्ट का इस्तेमाल वो उन लोगों पर करता जो या तो उसके लिए खतरा बनते या फिर इससे ज्यादा फेमस हो रहे थे। वो इस एक्ट के इस्तेमाल से उन्हें मरवा देता था और स्टालिन ने 1934 में एनकेवीडी का गठन किया, जो सोवियत की एक सीक्रेट पुलिस थी। ये सीक्रेट पुलिस ही इस मास एग्जीक्यूशन को अंजाम देती थी और प्रिजनर्स और लेबर कैंप्स को सुपरवाइज करती थी। कहा जाता है कि यूएस कांग्रेस की लाइब्रेरी में मौजूद रशियन गवर्नमेंट के आर्काइव्स के मुताबिक 1934 में स्टालिन ने सोवियत आर्मी के 103 में से 83 आर्मी जनरल्स को मरवा दिया था और पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 139 में से 91 मेंबर्स को मौत के घाट उतरवा दिया था। इतना ही नहीं, उसने पार्टी के 30 लाख वर्कर्स में से 10 लाख वर्कर्स का भी सफाया करवा दिया था और साल 1936 में स्टालिन ने 1918 में लेनिन द्वारा लागू किए गए संविधान को संशोधित कर नए संविधान के रूप में लागू किया। इसके तहत संसद का नाम सुप्रीम सोवियत ऑफ द यूएसएसआर रखा गया। साल 1939 तक आते आते एक बार फिर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई, क्योंकि एक बार फिर से विश्व युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। सोवियत यूनियन पर खतरा मंडराता देख स्टालिन
जर्मनी के नाजी पार्टी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर के साथ जर्मन सोवियत आक्रमण संधि पर साइन कराया और इस संधि के अनुसार जर्मनी और सोवियत यूनियन ना तो एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं और ना ही एक दूसरे के विरोधी देशों का साथ दे सकते थे। लेकिन 1941 में जर्मनी ने नाजी सोवियत संधि को तोड़ दिया और यूएसएसआर पर आक्रमण कर दिया, जिससे पहले तो हिटलर को जीत हासिल हुई, लेकिन बाद में जर्मनी की गलती उन पर ही भारी पड़ी। नाजी सेना जैसे ही रूस के अंदर दाखिल करने लगी, वो वहां के कोल्ड वेदर को झेल नहीं पाई और इस मौके का फायदा उठाते हुए सोवियत रेड आर्मी ने उन्हें स्टालिनग्राड की लड़ाई में हराकर रूस से बाहर कर दिया और इसके बाद सोवियत यूनियन में जीत का जश्न मनाया जाता है, जिसका जिक्र शुरुआत में भी हमने किया था। इसके साथ ही स्टालिन का वर्चस्व एंटायर ईस्टर्न यूरोप में लगभग अगले कई सालों तक बढ़ जाता है। और दोस्तों, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, 1943 में स्टालिन ने तेहरान सम्मेलन और 1945 में याल्टा सम्मेलन समेत सभी प्रमुख मित्र देशों के सम्मेलनों में भाग लिया और यहीं पर सोवियत यूनियन को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर दिया गया और स्टालिन की दृढ़ इच्छा शक्ति और चतुर राजनीतिक कौशल ने उसे एक वफादार सहयोगी की भूमिका निभाने में सक्षम बनाया। जर्मनी की हार में स्टालिन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूर्वी बर्लिन सहित पूर्वी यूरोप के बड़े हिस्से पर सोवियत सेनाओं का कब्जा हो गया। लेकिन इसी अगस्त 1949 को सोवियत संघ ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया और इसी ने सोवियत संघ को परमाणु युग में पहुंचा दिया, जिसके बाद से शीत युद्ध गंभीर रूप से शुरू हुआ। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो कोई भी आया है उसका अंत होना ही है, यानी कोई भी अंतहीन नहीं है। स्टालिन ने भी इसी से संबंधित एक बात कही थी और वो थी दैट डेथ इज द सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम, नो मैन नो प्रॉब्लम, यानी मृत्यु सभी समस्याओं का समाधान है। देखिए दोस्तों, इस चीज को आपको सीरियसली नहीं लेना है, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार का व्यक्ति था। जोसेफ स्टालिन उम्र के साथ नर्म नहीं हुआ और जितना कठोर दिल स्टालिन था, उससे कहीं ज्यादा कठोर था काल। अंत उसके नजदीक आ गया था और आइए अब जानते हैं कि कैसे अंत हुआ स्टालिन की तानाशाही का। दोस्तों, आखिरी के सालों में स्टालिन मॉस्को के एक कॉटेज में रहने लगा और इस दौरान वो केवल अपने खास लोगों से ही मिलता था। इसके बाद 5 मार्च 1953 को दूसरी बार दिल का दौरा पड़ने से स्टालिन का निधन हो गया। और यहाँ आपको ये बता दें कि पहली बार स्टालिन को दिल का दौरा 1945 में विक्ट्री परेड के दौरान ही पड़ा था और उसी के बाद स्टालिन की तबीयत खराब होती चली गई और कहा जाता है कि उसके उन खास लोगों ने ही स्टालिन को जहर देकर मार डाला था। हालांकि उसकी मौत आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है और स्टालिन की मौत के बाद जहां सोवियत संघ में बहुत से लोगों ने उसकी मौत पर मातम मनाया, उसे महान नेता बताया जिसने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, जिसने हिटलर को हराने में अहम भूमिका निभाई थी, तो वहीं सोवियत संघ के ही लाखों लोग ऐसे भी थे जिसने स्टालिन की मौत पर जश्न भी मनाया। स्टालिन के बाद सोवियत संघ के नेता निकिता क्रूश्चेव बने और उन्होंने स्टालिन की नीतियों से किनारा कर लिया। कंक्लूजन, दोस्तों, ये था जोसेफ स्टालिन। कुल मिलाकर देखा जाए तो जोसेफ स्टालिन की जिंदगी एक ऐसे शख्स की थी जिसने शुरुआत तो इनकलाब से की थी, मगर बाद में वो खुद ही तानाशाह बन गया। यानी वो हीरो भी था और विलन भी। इनमें से वो बड़ा क्या था, इसका फैसला आप खुद कीजिए। स्टालिन ने न सिर्फ 30 साल से ज्यादा सोवियत संघ पर राज किया, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों को कुचला और उनका नरसंहार किया। और जैसा कि कहा जाता है, बुराई का अंत तो होना ही होता है, तो स्टालिन का भी अंत हो गया। खैर दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइए हमें कमेंट सेक्शन में।